अगर इंग्लिश को आप वाकई जल्दी सीखना चाहते हो, इसमें फ्लुएंट होना चाहते हो ना, तो दो चीज़ों को सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जिसके बगैर ना तो आप इसको जल्दी सीख सकते हो, ना ही इसमें फ्लुएंट हो सकते हो। एक तो ये कि इंग्लिश लर्निंग बिल्कुल भी बोरिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अक्सर लोग इसको बड़ा बोरिंग प्रोसेस बना देते हैं, बड़ी बड़ी ग्रामर की किताबों को डीपली पढ़ना शुरू कर देते हैं, या बहुत ही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अंदाज में कुछ ऐसी ऑडियोज या वीडियोस को सुनना शुरू कर देते हैं जिनको सुनने को उनका दिल भी नहीं कर रहा होता। इसलिए आपने ना इसको बिल्कुल भी बोरिंग प्रोसेस नहीं बनाना है, इसको बड़ा एक एंजॉयबल प्रोसेस बनाना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू बेसिकली टीच योर ब्रेन एंड योर टंग टू स्पीक इंग्लिश, वैसे ही जैसे आपने खुद की बचपन में लैंग्वेज सीखी थी, आज तक बहुत आसानी से बोलते आ रहे हो। इसलिए इन दोनों चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आज की वीडियो में मैं 7 ऐसी अनकन्वेंशनल किस्म की चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिनके ऊपर अगर अपने नेक्स्ट 60 डेज तक एवरी सिंगल डे सिर्फ 60 मिनट तक भी अमल किया ना, तो वॉट एवर योर लर्निंग एनवायरमेंट इज, वॉट एवर योर लर्निंग स्टाइल इज, आई चैलेंज यू कि विद इन 60 डेज यू वुड फाइंड ए ह्यूज डिफरेंस। आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। इसलिए आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बड़े गौर से ध्यान से सुनना है। बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें थोड़ी सी फेमिलियर लग रही होती हैं और लोग उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं, बट इन फैक्ट उनके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं दैट टर्न आउट टू बी योर टर्निंग पॉइंट्स। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और जैसे ही आप सुनो तो आज से ही इन 7 चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दो। आफ्टर 60 डेज यू विल सी देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लर्निंग को आसान और बिल्कुल एक एंजॉयबल प्रोसेस बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की तरफ जाना पड़ेगा, जो इनफैक्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, हाउ टू एक्चुअली लर्न एनीथिंग फास्ट एंड बिकम एक्सपर्ट में। उसमें बेसिकली मैंने स्कॉट एच जंग की बुक है एक अल्ट्रा लर्निंग, उसके 5 बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसमें मैंने शेयर किए थे। उसी में ये सबसे पहला प्रिंसिपल है, उसका नाम है मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग का मतलब पता क्या होता है? मेटा लर्निंग का मतलब ये है कि जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हो ना, उससे पहले उन चीज़ों को जान लेना जो उसकी लर्निंग को बहुत आसान बना दे, स्मूथ बना दे, तभी आप उस चीज़ को जल्दी सीख भी सकते हो और उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। अक्सर लोग ना इन चीज़ों को नहीं जानते, इन प्रिंसिपल्स को नहीं समझते, इसीलिए वो कन्वेंशनल मेथड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और बहुत आसान सी लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके बावजूद वो कई महीने तक इसको सीखते रहते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न इजीली, और ना ही वो उसके अंदर फ्लुएंट हो पाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर इंग्लिश लर्निंग बड़ी तेज़ी से सीखनी है और उसमें फ्लुएंट होना है ना, तो उन चीज़ों के ऊपर पहले काम करो, उनको समझो जो इसकी लर्निंग आपके लिए आसान बना देंगी। और वही चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं जो 7 एक्शंस बताने जा रहा हूँ, वो प्रिंसिपली आपको उनको फॉलो करना है। ये वो 7 एक्शंस हैं जो इस लर्निंग को एंजॉयबल भी बनाएंगे, स्मूथ भी बनाएंगे, आसान भी बनाएंगे, और आप देखोगे कि नेक्स्ट 60 डेज के अंदर आपके अंदर वो ह्यूज डिफरेंस आएगा। आप इंग्लिश बड़ी आसानी से समझ भी पाओगे और बड़ी आसानी से अपनी बात समझा भी पाओगे, फ्लुएंट हो जाओगे उसके अंदर। सो जो सबसे पहला एक्शन आपको इनफैक्ट प्रिंसिपल ही लेना है ना, वो ये है कि यू हैव टू गो बैक टू द नेचर। आपको कुदरत की तरफ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत ने भी ना, नेचर ने भी एक पूरा मैकेनिज्म बना के दे दिया आपके ब्रेन के अंदर किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए और लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी आपके ब्रेन के अंदर इनफैक्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। एक एरिया का काम यह है कि वो स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज करता है और उसके मैसेज को प्रोसेस करके आपके ब्रेन के अंदर बिठाता है, उसको कहते हैं वर्निक एरिया। और आपके ब्रेन के अंदर एक दूसरा एरिया है जिसका काम है आपकी जुबान को, आपके गले को, आपके लिप्स को सिग्नल थ्रो करता है, जो अल्फाज आपके दिमाग में बैठ गए हैं ताकि आप उसको प्रोड्यूस कर सको, यानी स्पीच प्रोड्यूस कर सको। उसको कहते हैं ब्रोका एरियाज। बेसिकली वर्निक और ब्रोका ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को ये समझने की कोशिश की कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये किसी लैंग्वेज को समझता कैसे है और लैंग्वेज को प्रोड्यूस कैसे करता है। सो इसी मैकेनिज्म का इनफैक्ट आपको फ़ायदा उठाना है और इसके लिए आपको नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। जब मैं कह रहा हूँ नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि याद करो कि माँ ने आपको कैसे बोलना सिखाया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनना है कि माँ ने जब आपको बोलना सिखाया था तो कैसे सिखाया था। माँ एक लफ्ज़ बोलती है और जैसे वो लफ्ज़ बोलती है ना, साथ ही चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। यूजुअली उनके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है, यानी माँ जब एक लफ्ज़ बोलती है ना तो चेहरे पर स्माइल ले आती है, खास किस्म की एक टोन होती है। बच्चे का कान जो है वो जो अल्फाज सुन रहे हैं उसके लिए वो साउंड है, और उस साउंड की वजह से वो सिर्फ चेहरे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और बहुत गौर से उस चेहरे को ऑब्जर्व करता है। माँ बार बार वो लफ्ज़ बोलती है, बार बार चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन लेकर आती है, खासतौर पर स्माइल लेकर आती है, खास किस्म की टोन होती है, और बच्चा जब बार बार उसको देखता है तो उसके जो सिग्नल्स हैं उसका ब्रेन रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे एक मैसेज अखज़ करके दिमाग में बिठा लेता है। जब माँ बार बार ये रिपीट करती है ना, तो फिर ब्रेन के दूसरे एरिया को सिग्नल जाते हैं कि वो उसी किस्म के लफ्ज़ को प्रोड्यूस करे, यानी उसी साउंड को प्रोड्यूस करे, उसी लफ्ज़ को प्रोड्यूस करे, स्पीच को प्रोड्यूस करे, और वो बच्चा जो है ना फिर वो लफ्ज़ अदा करने की कोशिश करता है।
यानी माँ के चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा है, सिग्नल ले रहा है, मैसेज ले रहा है, और फिर उसके बाद उसी अल्फाज को, उसी साउंड को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। यानी ब्रेन का दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा जो एरिया है वो ये काम कर रहा है। सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। नहीं, अगर आपको लैंग्वेज जल्दी सीखनी है और तेजी से सीखनी है और फ्लुएंट उसमें होना है तो आपको इसी तरफ आना पड़ेगा। लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं करनी है, लिसनिंग थ्रू आईज होगी लिसनिंग, कानों से नहीं होगी। अक्सर लोग जो है सिर्फ ऑडियो सुनते रहते हैं और इसी वजह से वो लैंग्वेज पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। लैंग्वेज को समझने के लिए यू हैव टू लिसन थ्रू आई, यानी आपके बॉडी लैंग्वेज को समझना है, फेशियल एक्सप्रेशन को समझना है और वहां से पूरे ओवरऑल मैसेज को समझने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर या खास लफ्जों के ऊपर फोकस करो, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। वो लफ्जों के मायने समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लैंग्वेज पूरी जल्दी से सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इंपॉर्टेंट इज कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से और जुमलों के कॉम्बिनेशन से उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद कोई अगर वर्ड रह जाता है तो उसको डिक्शनरी में चेक करें। एंड द बेस्ट वे टू चेक डिक्शनरी इज कि विजुअल के साथ देखी जाए। बिकॉज याद करो, जब आप स्कूल में गए थे तो स्कूल में भी जब टीचर ने आपको अल्फाज सिखाए थे, कोई भी वर्ड जब सिखाए थे तो पिक्चर्स के साथ सिखाए थे, विजुअल्स को देखते थे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो विजुअल के साथ साउंड को रिलेट करके दिमाग में एक मीनिंग बैठाता है, उसी को हम मीनिंग कहते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जब लिसनिंग करनी है ना तो थ्रू आइज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और ऑफ कोर्स टोन के साथ एक पूरा ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। जब समझ जाओ तो जो अल्फाज आपके दिमाग में बैठ जाएं, देन यू हैव टू रिपीट। जैसे बच्चा रिपीट करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, इमिटेट करता है, बिल्कुल वैसे ही आप जो भी स्पीच बोल रहे हो उसमें 2-2 वर्ड्स, 3-3 वर्ड्स, 4-4 वर्ड्स, छोटे छोटे जुमले, फ्रेजेस, उनको ऐड करने की कोशिश करनी है विदाउट थिंकिंग अबाउट द परफेक्शन, विदाउट थिंकिंग अबाउट द मिस्टेक्स। आपने सिर्फ उनको बोलने की कोशिश करनी है ताकि आपके जो ब्रेन के दोनों पार्ट्स हैं ये आपस में सिंक हो जाएं और कोऑपरेट करें, ताकि आप जो भी लैंग्वेज सुनो उसको समझो, उसको जल्दी सीखो, और उसके साथ आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल थ्रो करे ताकि उसी लैंग्वेज को आप बोल सको। ये कोशिश करोगे तभी लैंग्वेज समझ आएगी। एंड फॉर दैट मैटर ऑलवेज रिमेंबर कि लिसनिंग थ्रू आईज एंड स्पीकिंग बाय कॉपिंग, यानी आपने कॉपी करके बोलने की कोशिश करनी है, अल्फाज को दोहराने की कोशिश करनी है। दूसरा जो आपको एक्शन लेना है ना, वो बेसिकली इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को तेज भी करेगा और इसको बहुत इफेक्टिव भी बनाएगा। और वो ये है कि यू हैव टू टीच योर ब्रेन फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को सिखाना है, और उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये किस तरीके से और किस वक्त में बहुत अच्छे तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके प्रोसेस करता है। और उसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमारा जो ब्रेन है ना पूरी रिलैक्स स्टेट में होता है, और उस वक्त जो भी आप इस दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन डालोगे उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव भी करेगा और बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस भी करेगा। क्योंकि उस वक्त जो हमारा ब्रेन है ना वो अल्फा स्टेट में होता है, उसमें अल्फा वेव्स होती हैं, बहुत रिलैक्स स्टेट होती है। बच्चे पहले 7 साल तक इसी स्टेट में रहते हैं, इसलिए वो किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ों को इंटेलेक्चुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, और फिर उस स्टेट में हर वक्त ही रहते हैं। लेकिन हम में से हर कोई इन स्टेट्स में आसानी से जा सकता है, और 2 खास वक्त हैं। एक वो वक्त है जब आप सोने के लिए जाते हो, और दूसरा वो वक्त है जब आप उठते हो, और इन्हीं दोनों वक्तों का, इन्हीं दोनों टाइम्स का आपने भरपूर फायदा उठाना है। सो व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने के लिए जाते हो उस वक्त कानों में ऑडियो लगानी है, और ऐसी ऑडियो जो बड़ी स्लो चले ताकि आप उस आवाज़ के ऊपर, उन जुमलों के ऊपर, उन लफ्ज़ों के ऊपर आप कंसंट्रेट कर सको। और जब आप सोते हुए उसको सुनते जाओगे तो आपका ब्रेन चूंकि रिलैक्स स्टेट पे जा रहा होगा, उस पूरी इंफॉर्मेशन को बड़े अच्छे तरीके से रिसीव कर रहा होगा। और जब आप डीप स्लीप में जाओगे तो थीटा वेव्स होंगी जो पूरी इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगी। ये जितने भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये बेसिकली आपके दिमाग की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप सोने के लिए जाते हो तो जो भी सोच रहे होते हो, जो भी बातें कर रहे होते हो, या जो भी कोई प्रोग्राम टेलीविजन के ऊपर देखे जाते हो, वो आपके दिमाग में ख्वाब की सूरत में किसी न किसी तरह चलता रहता है। जब आप सुबह बेदार होते हो तो कम से कम उसी किस्म की बातें आपके ज़हन में आ रही होती हैं, वही अल्फाज आपके दिमाग में गूंज रहे होते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इसको समझते हैं, इसलिए बहुत ख्याल करते हैं कि रात को जब उन्होंने सोना है ना, उस वक्त में कॉन्शियसली उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो प्रोसेस हो जाए और फिर अगले दिन वही चीज़ उनकी ज़ुबान पर आए या वही एक्शन बन जाए और उनको पता ना चले। सो खैर, इस वक्त तो लैंग्वेज की बात हो रही है, और इसके लिए आपको इन 2 वक्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा उठाना है कि रात को जब सोना है तो ऐसी लिसनिंग करनी, ऑडियो अपने कानों में लगा लेनी, यानी हेडफोन लगा लेने, जिसको आप बड़े स्लोली सुन सको ताकि उस पर कंसंट्रेट कर सको और वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाएगी। एंड द मोमेंट व्हेन यू वेक अप, जब आप फौरन उठते हो, उस वक्त भी आपने जब लिसनिंग करनी है, सिर्फ उस वक्त ये ख्याल रखना है कि कम से कम उसके साथ विजुअल हो, यानी आप वीडियो की सूरत में देख सको ताकि आप बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सको, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ब्रेन दोबारा से प्रोसेस करके आपके दिमाग में उठाए। वंस यू डू दिस एक्ट,
तो आप देखोगे कि आपके पूरे ब्रेन की एक दफ़ा से प्रोग्रामिंग हो जाएगी, यानी रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी, और वो नई लैंग्वेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी। और जब वो लैंग्वेज बैठ जाएगी, यानी वो इन्फॉर्मेशन बैठ जाएगी, तो तभी तो आपको वो कुव्वत मिलेगी, वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर सको। जब भी किसी के साथ बात करो तो वो अल्फाज या वो जुमले जो है वो किसी ना किसी ज़रूरत में बोल सको। तीसरा जो पावरफुल एक्शन है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यू आर टू टीच योर ब्रेन फर्स्ट, यानी अपने ब्रेन को सबसे पहले आप तैयार कर रहे हो, और वो ये है कि फुल यूज़ ऑफ योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन का भरपूर इस्तेमाल। कई बार मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप पावर ऑफ इमेजिनेशन को समझो, इसको यूज़ किया करो अपने ब्रेन को किसी भी चीज़ को ट्रेन करने के लिए, सिखाने के लिए। पावर ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर बेशुमार वीडियोस बनी है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो देख सकते हो आप, और इसके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी 7 स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश इजीली, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें भी मैंने इमेजिनेशन का जिक्र किया था, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें पहले वजूद में आती है ना, वो सबसे पहले जहन की पर्दा स्क्रीन पर बनती हैं, बाद में वो मटेरियलाइज होती हैं। इस इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है और इसी का इस्तेमाल करना है। और करना आपने ये है कि रोज़ाना 5-10 मिनट आपने स्पेयर करने हैं, जहाँ पर आप एक ऐसी जगह पर बैठ सको कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आंखें बंद करके आपने अपने इमेजिनेशन में जाना और विजुअलाइज ये करना है कि कोई दूसरा कैरेक्टर है जिसके साथ आप बात कर रहे हो। बेटर इट इज़ कि अगर आप कोई ऐसा नेटिव स्पीकर ले हो अपने सामने जिसको आप सुनना पसंद करते हो, जिसके बोलने का स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी आवाज़ या जिसके अल्फाज आपको आसानी से आपको लगता है समझ आते हैं, तो आपने इमेजिन करना है कि जैसे वो आपके सामने बैठा और आप उसके साथ बात कर लो। है तो बेसिकली ये सेल्फ टॉक की तरह ही, लेकिन ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, इसको रियल और अनरियल के दरमियान फ़र्क नहीं पता। तो जब आप अपने जहन की पर्दा स्क्रीन के ऊपर एक दूसरा करेक्टर इमेजिन करोगे ना, तो आपको अंदर से स्टिमुलेशन मिलेगी कि आप बोलो तो आपको लगेगा वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, और इस तरीके से आपके जो ब्रेन है वो पूरी उसकी एक रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी लैंग्वेज को समझ के, लैंग्वेज को बोलने के लिए। दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक। मैं जब अपनी वीडियो को तैयार करता हूँ, उसके ऊपर सोचता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ या स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो मैं प्रॉपर इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ। इसी से मुझे क्लैरिटी मिलती है, बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ आते हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं और उनको मैं लिखता हूँ। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो यूज़ योर इमेजिनेशन टू ट्रेन योर ब्रेन और टू टीच योर ब्रेन कि वो लैंग्वेज को समझ भी सके और लैंग्वेज को प्रोसेस भी कर सके। चौथा जो आपको बहुत पावरफुल एक्शन लेना ना, वो बेसिकली आपके इस पूरे लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को आसान बना सकता है। वो कैसे, ज़रा याद करो मैंने शुरू में क्या कहा था। मैंने कहा था कि ये जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है ना, ये बोरिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ये एक पूरी एंजॉयबल एक्टिविटी होना चाहिए, एक एंजॉयबल प्रोसेस होना चाहिए। तो वो एंजॉयबल प्रोसेस कैसे बनेगा? जब आप इस पूरी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को एक एकेडमिक एक्टिविटी के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखोगे, जिसके लिए अक्सर आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्पेयर करना पड़ता है, बल्कि इसको आपको एक लाइफ एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। यानी आपने ये नहीं सोचना कि मैं इंग्लिश सीखूंगा तो फिर बोलूंगा, बल्कि आपको ये सोचना है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तभी तो सीख पाऊंगा। सो यू डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लिव इंग्लिश। और उसके लिए सबसे जो पावरफुल टेक्निक है ना, उसको कहते हैं हैबिट स्टेकिंग। हैबिट स्टेकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें होता ये है कि चूंकि किसी भी नई हैबिट को डेवलप करना या पुरानी आदत को छोड़ना एक मुश्किल काम है, दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल नेवर चेंज। तो इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि बेसिकली जो आपकी हैबिट जिसको आप चेंज करना चाहते हो या रिप्लेस करना चाहते हो और उसकी जगह नई हैबिट लाना चाहते हो, तो उस प्री इस्टेब्लिश्ड हैबिट के साथ अपनी नई हैबिट को, नई एक्टिविटी को कंडीशन कर लेते हो। यानी अगर ये मैं काम करूँगा तो ये काम भी करूँगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपने करना यह है कि आपने अपने आप को कंडीशन करना है कि जब भी मैं बोलूँगा तो 4-5 जुमलों के बाद मैं एक जुमला कम से कम इंग्लिश में ज़रूर बोलूँगा, या मैं इसी बात को इंग्लिश में ज़रूर दोहराऊँगा। अगर मैं पेपर के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखूँगा तो मैं एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस इंग्लिश में ज़रूर लिखूँगा, या इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में भी ज़रूर लिखूँगा। अगर मैं कुछ सोचूँगा तो मैं उन्हीं बातों को इंग्लिश में भी सोचूँगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि ऑब्वियसली ये एक एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए आप कोई टाइम स्पेयर करोगे, और फिर डेफिनेटली उसके साथ एक नई हैबिट जो डेवलप करनी है वो आसान हो जाएगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो माइंड है ना, जब आप इसको कोई नई चीज़ बताते हो, नई चीज़ सिखाते हो ना, तो ये रेजिस्ट करता है, उसको थ्रेट समझता है। जब इसको ये एसेंशियल एक्टिविटी के तौर पर लेगा, इसको थ्रेट नहीं समझेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्ट करना बंद कर देगा और फिर आपकी ये नई आदत डेवलप हो जाएगी। पांचवा जो आपको एक्शन करना है ना लैंग्वेज को तेज़ी से सीखने के लिए, वो ये करना है कि आपके दिमाग में जो भी ख्यालात चल रहे हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर जज किए, राइट और रॉन्ग के बारे में सोचे, उन ख्यालात को इंग्लिश में लिखते जाना पेपर के ऊपर। आई मीन यू डोंट हैव टू जज योर थॉट्स, अपने थॉट्स को जज नहीं करना, सोचना नहीं कि मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ। बस आपके दिमाग में जो भी ख्यालात आते जा रहे हैं नेचुरल तौर पर,
उनको पेपर के ऊपर लिखना है और साथ साथ दोहराते रहना है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप कोई चीज़ लिखते हो ना तो जुबान ऑटोमेटिकली अंदर चल रही होती है। अब आपने फ़र्क ये करना है कि कॉन्शियसली अपनी जुबान को भी चलाना है। बहरहाल जब आप उस पूरे ख्यालात को पेपर पे लिख लोगे ना तो उसके बाद आज के दौर की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है और वो ये है कि आपने जाना है चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी पर वो सारी बात को टाइप करके लिखना है और उसको सिर्फ एक कमांड देनी है और वो कमांड ये देनी है कि करेक्ट इट, डोंट ऐड एनीथिंग, डोंट चेंज एनीथिंग, सिंपली करेक्ट इट एंड फिल द गैप्स इफ नेसेसरी। तो होगा ये कि चैट जीपीटी फौरन से आपको वो पूरी स्पीच जो आपने सोचे थे ख्यालात उनको ठीक भी कर देगा और उनके अंदर जो गैप्स हैं उनको भी फिल कर देगा। वंस इट इज इन फ्रंट ऑफ यू तो अब आपने अपने पूरे ख्यालात को तकमील के साथ, पूरी कंप्लीशन के साथ उनको पढ़ना है और समझना है और फिर उसको दोहराने की कोशिश करनी है। और दोहराने के लिए आप क्या करोगे? अगेन यू गो बैक टू योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में जाओगे जैसे आप अपने ख्यालात का इजहार अपने सामने बैठे हुए शख्स के सामने कर रहे हो। आप देखना इससे आपका ब्रेन भी तेज होगा, डेफिनेटली करेक्शन भी होती जा रही है और आपको बोलने की भी आदत पड़ जाएगी। छठा जो आपको एक पावरफुल एक्शन लेना है ना वो ये है कि जैसे जैसे अब आप इंग्लिश सीखते जा रहे हो साथ साथ उसको बेहतर भी करते जाओ, उसको रिफाइन भी करते जाओ। और उसके लिए करना आपको ये होगा कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपने लिसनिंग करनी है और बहुत स्लो अंदाज में करनी है ताकि आप उन लफ्ज़ों के ऊपर, उन जुमलों के ऊपर कंसंट्रेट करके उनको समझ सको। तो अब आपने ये करना है कि जो भी आप स्पीच सुन रहे हो या कन्वर्सेशन सुन रहे हो, लेट्स सपोज दैट इज ऑफ 30 मिनट्स, तो उसको अब आपने ना पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, डिवाइड कर देना है। 3-3 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स बना लो और जिस भी एक पार्ट को पकड़ते हो उसको बड़े गौर से सुनो और फिर पेपर के ऊपर लिखो। पेपर पे लिखने के बाद आप चैट जीपीटी पे दोबारा जाओ और उस पूरी बात को लिखने के बाद जो भी वर्ड उसमें से अगर आपको नहीं अभी तक समझ आया, आप उसको नहीं समझ पा रहे, उसको एक कमांड दो कि टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या कम से कम इसके 2 या 3 अल्टरनेटिव, टेल मी 2 और 3 अल्टरनेटिव्स जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मीनिंग देते हो, उसको कहो। उससे क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि उसके सिनोनिम्स क्या हैं। 2 या 3 आपको सिनोनिम्स पता चल जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगी कि इस वर्ड को और किस तरीके से कहा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, उधर ही कमांड दो कि रिप्रोड्यूस द सेम थिंग विदाउट चेंजिंग द कंटेंट इन 2 और 3 डिफरेंट फॉर्म्स, यानी उसी बात को रिप्रोड्यूस करे 2-3 डिफरेंट वर्जन्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको ये बात समझ आ जाएगी कि एक ही बात को 2-3 डिफरेंट तरीकों से कैसे कहा जा सकता है। फिर उसको पढ़ो, उसको दोहराने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और आपकी इंग्लिश के अंदर रिफाइनमेंट भी आएगी और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये पता चल जाएगा कि एक ही बात को 2-3 डिफरेंट तरीकों से कैसे कहा जा सकता है। सातवां जो मैं अब आपको पावरफुल एक्शन बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत आसान है और बड़ी आसानी से आपके अंदर फ्लुएंसी लेकर आ सकता है, लेकिन इसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये एक ऐसा तरीका है जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होने देगा। आपके अंदर के जो सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो फियर होते हैं ना, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। हम जैसे जितने भी सेल्फ टॉट लोग हैं ना, वो इसी तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको समझनी है वो ये कि फ्लुएंसी का मतलब हरगिज स्पीड नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि फ्लुएंसी का मतलब है उनको स्पीड से बोलना है, उनके कोई नेचुरल पॉजेज हो नहीं सकते, जबकि फ्लुएंसी का मतलब है कि कोई भी बात जो आप कहना चाहते हो वो बस आसानी से और रवानी से कह सको। जो नेचुरल पॉजेज होते हैं वो होंगे, मगर आप अपनी बात को आसानी से, बगैर गहराई में जाए, बगैर सोचे, आप उसको आसानी से कह सकते हो। दिस इज व्हाट इज फ्लुएंसी मीन्स। अब आते हैं उस तरीके की तरफ जिसके बारे में मैंने कहा कि आपने उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और वो तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि इंग्लिश में बहुत बेहतर हैं, या ऐसे लोग जो आपसे इंग्लिश में बेहतर है, उनके साथ शुरुआत नहीं करनी। क्योंकि होगा ये कि आपके अंदर का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या जो आपके अंदर के खौफ है, सेल्फ डाउट्स है ना, वो आपको कंट्रोल कर लेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आपके दोस्त अगर आपका मजाक उड़ा देंगे या वो आपको टोक देंगे, आपकी कोई गलती निकालेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं ले पाओगे और कॉन्फिडेंस को लूज कर जाओगे। सो दैट इज़ वाई जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो बड़ा आसान है। वो बज़ाहिर तो आपको इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, बट वंस यू डू दैट, बिकॉज उसी तरीके से मैंने खुद को इंग्लिश सिखाई थी। और वो तरीका ये है कि कोई भी शख्स जो इंग्लिश सीखना चाहता है आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में या आपके दोस्तों में, उसको सिखाना शुरू कर दो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके अंदर जो थोड़ा बहुत सीखने से कॉन्फिडेंस आ चुका है ना, वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। आप जब जाओगे सिखाने के लिए तो डेफिनेटली तैयारी करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, उसको रिपीट करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होगी, आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। जब आप उसको सिखाओगे तो कॉन्फिडेंस से सिखाओगे, आपका सेल्फ डाउट, आपके जो फियर है वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे।
और जैसे जैसे वो फीडबैक देना शुरू करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप मोमेंटम पकड़ना शुरू हो जाएंगे। इन दिस वे व्हाट वुड हैपन इज कि जहाँ पर आप शुरू में 2, 4, 5 जुमले सिखाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5, 7, 8 जुमले बढ़ाते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आप जुमले बढ़ाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका मोमेंटम बढ़ता जाएगा और आप देखोगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप भी फ्लुएंट होना शुरू हो जाओगे। वंस यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, देन दैट वुड बी द टाइम कि फिर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकोगे कॉन्फिडेंस के साथ, आप लूज नहीं करोगे और इस तरीके से आपके अंदर फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगी। सो इन तरीकों को फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, जस्ट फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स ईच डे अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो विद कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड फेथ, तो आप देखोगे विद इन 2 months एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड। अब बहुत कुछ बदल जाएगा, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सो इसकी कोशिश आज से शुरू कर दो, मगर ये ज़हन में रखना है कि गलतियां भी होंगी, मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन आपने कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ ना कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। तो 60 डेज तक डिस्पाइट द फैक्ट कि मिस्टेक्स होंगी, मगर आप अपनी कोशिश को लाजमी जारी रखें।